घर से थी, लेकिन उसे रौनक नाम के लड़के से प्यार हो गया और वो ब्याह कर गरीब ससुराल में आ गई। उसके ससुराल में उसके सास, ससुर, जेठ, जेठानी और उनकी एक 8 साल की बेटी निधि भी रहती थी। अपना छोटा सा ससुराल देखकर माइका हैरान रह गई। अरे, इतने छोटे से घर में इतने सब लोग कैसे रहते हैं? रात को वो सभी परिवार वाले जैसे तैसे उस छोटे से घर में एडजस्ट होकर सो जाते हैं। अगली सुबह, हे भगवान, सारी रात ठीक से नहीं सो पाई, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, लगता है यहाँ एडजस्ट होने में वक्त लग सकता है। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उसके पास आई। माइका, आज तुम्हारी पहली रसोई है, घर में थोड़ा सा दलिया पड़ा है और पड़ोस से मैं दूध मांग कर ले आई हूँ। तुम आज मीठे में दलिया ही बना लेना, क्योंकि बाकी राशन आज बटेगा तभी खाना बनेगा। हे भगवान, कितनी प्रॉब्लम है यहाँ। तुम्हें चूल्हा जलाना नहीं आता होगा ना, इसलिए मैं जला देती हूँ। अब वो चूल्हा जला देती है और माइका ने थोड़ी देर में दलिया बनाकर सबको परोसा। अरे, ये क्या बना दिया? अब घर में यही बचा था तो बहू ने यही बना दिया, और बाकी राशन जब आएगा तब देखी जाएगी। अभी यही खा लो। बहू को क्यों कुछ कहते हो? निधि, ये क्या तुमने फ्रॉक पर गिरा दिया? सारे कपड़े गंदे कर लिए तुमने। मैंने चूल्हे पर तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया, चलो नहला देती हूँ, फिर मुझे कपड़े धोने भी जाना है नदी पर। भाभी, आप इतनी ठंड में नदी पर कपड़े धोने जाएंगी? हाँ देवरानी जी, तुम्हारे भी कोई कपड़े हैं तो दे दो। नहीं नहीं, अच्छा निधि को मैं नहला देती हूँ, पानी गर्म हो गया होगा, आप बाल्टी में डाल दीजिए। कुछ देर बाद उसने पानी डाल दिया, जिसके बाद माइका ने निधि को नहला दिया और जेठानी अनीता कपड़े लेकर नदी पर चली गई, जहाँ ठंडी ठंडी हवाओं के बीच बैठकर वो कपड़े धोने लगी। ये तो हड्डियां गला देने वाली ठंड शुरू हो गई। अब फिर से वही मौसम आ रहा है जो 100 मुसीबतें साथ लाता है। जल्दी से कपड़े धोकर घर जाकर हाथ तापूंगी। अब बदलते मौसम के साथ निधि को भी ठंड लगने लगी। ऐसे ही शाम होते होते मौसम काफी खराब होने लगा और बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई। तभी उनके घर में पानी टपकने लगा, जिससे पूरे घर में सब तरफ पानी भर गया। कुछ देर बाद सभी मर्द भी घर लौट कर आए। देख रहे हो क्या हालत हो गई घर की। अरे, कभी तो इस घर की मरम्मत करवा दो। ऐसी छत होते हुए भी बेघर होना जैसा ही महसूस हो रहा है। अभी हमारा इतना जुगाड़ नहीं कि हम नया घर बनवा सके या इस घर की मरम्मत करवा सके। माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। तुम चिंता मत करो, तुम अंदर मेरे कमरे में जो मैं नया कंबल दहेज में लाई हूँ ना, उसे ओढ़ लो, तुम्हें ठीक लगेगा। और माँ जी, मैं और जेठानी जी मिलकर ये पानी निकाल देती हैं। अब बाहर बारिश तो थम ही गई है, इसके बाद भूसा जला दूंगी, जिससे घर गर्म हो जाएगा। ठीक है बहू, कितनी अच्छी बहू है माहिका, इतने बड़े घर से आई है। हमें से वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी सबके बारे में कितना सोचती है। तभी बाहर से जोरों का हल्ला आता है। नहीं नहीं, हमारा ये घर मत तोड़िए, नहीं नहीं नहीं। वो सभी झट से बाहर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि मोहल्ले में बहुत सारे बुलडोजर और पुलिस खड़ी थी। हम सब तुम्हें मौका दे रहे हैं, ये सरकारी जमीन है, इसे तुम्हें आज ही खाली करना होगा, और अगर तुमने 1 घंटे के अंदर इसे खाली नहीं किया तो हम इस झोपड़ी के साथ साथ सब सामान भी तोड़ देंगे। अब कहीं से बड़ा बेटा एक बैलगाड़ी लाया, जिस पर सामान रखकर वो सब वहाँ से चल पड़े। काफी देर तक वो उस बैलगाड़ी पर भटकते रहे। ठंडी हवाएं चल रही थी। कब तक ऐसे ही बैलगाड़ी पर भटकते रहेंगे? तभी माहिका की नजर एक पेड़ पर गई, जो कि आधा कटा हुआ बड़ा पेड़ का तना था। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँचे। अरे बाप रे, ये तो कोई पेड़ है, लेकिन इसका तना कितना बड़ा है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका पेड़ कितना बड़ा होगा। अरे सब छोड़ो, तुम दोनों पहले लकड़ियाँ जला दो। निधि को देखो, ठंड लग रही है। माँ, बाबूजी, आप दोनों निधि को लेकर तब तक इस तने के सहारे बैठ जाइए। मैं चटाई बिछा देती हूँ और कंबल उड़ा देती हूँ, तब तक हम बाकी इंतजाम करते हैं। अब दोनों बेटे उस मोटे से पेड़ के तने को काटने लगे। वो उसे लगातार काटने पर लगे हुए थे, लेकिन काफी वक्त हो गया, वो उनसे कट ही नहीं रहा था। ये तो बड़ा मजबूत है रे, हमें तो इस ठंड में भी पसीने आने लगे। हाँ, इतना मजबूत तो हमारा घर नहीं था जितना कि ये तना है। फिर किसी तरह उन्होंने थोड़ी सी लकड़ी काटी और फिर दोनों भाइयों ने आग जलाई, जिससे उन सभी को थोड़ी राहत मिली। हाँ, इस मौसम में तो अब बस ऐसा लग रहा है जैसे छोटा मोटा कोई घर मिल जाए रहने के लिए, फिर चाहे वो इस जंगल में क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी राहत तो मिलेगी। जेठानी ये बात बोली रही थी और माइका लगातार उस पेड़ के तने को निहार रही थी। काश हमारा घर हमसे छीना ना होता। अब कब तक पुरानी बात सोचती रहोगी? जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। लेकिन इस बार हमें एक मजबूत घर बनाना होगा। हाँ, लेकिन हम कैसे और कहाँ से शुरुआत करेंगे? हमसे तो एक ही झटके में सब कुछ छिन गया। सामान है तो उसे रखने के लिए 4 दीवार ही नहीं है, और क्या आज के जमाने में घर मिल पाना आसान होगा? अरे माइका, तुम कहाँ खोई हुई हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? दीदी,
मुझे इस जंगल में ये अकेला इतना बड़ा पेड़ होना कोई नॉर्मल बात नहीं लग रही। कि जरूर भगवान का कोई इशारा लग रहा है, जैसे भगवान चाह रहे हो कि हम यहीं अपना रहने का ठिकाना बना ले। ये तुम कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो महिका। अब ये मत कहना कि हम इस पेड़ के अंदर रहने वाले हैं। हाँ तो इसमें बुराई ही क्या है? अगर हमारे पास अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो क्यों ना तब तक हम इसी में रहें। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, अपने ट्री हाउस के बारे में नहीं सुना? जब लोग मनोरंजन के लिए इतने पैसे देकर उसमें रहने जा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। लेकिन इस पेड़ को घर बनाने का काम हम सुबह करेंगे। अभी रात हो गई है, हम यही चटाई बिछाकर सो जाते हैं। अब वो सब वही चटाई बिछाकर सो जाते हैं। लेकिन पास में ही नदी थी, जिस कारण वहाँ काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही थी। फिर अगली सुबह तो मौसम और भी ठंडा था। अब तो माँ तेज भूख लगने लगी है। भूख के मारे पेट में भी दर्द हो रहा है। लेकिन हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं बचा है। जो उस रोज राशन मिला था वो भी खत्म हो गया। भूख तो सभी को लगी है। एक काम करता हूँ, मैं और रौनक जाकर काफी पीछे जो दुकान दिखी थी वहाँ से कुछ सामान ले आते हैं। अब दोनों भाई उस तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही काफी तेज आंधी आने लगी। भैया ये आंधी तो काफी तेज आने लगी है। ऐसे में ये कहीं हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं रौनक, हम यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ी देर और सही। चलो तब तक कोई सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। इधर माइका और उसके ससुराल वाले भी आंधी तूफान से परेशान हो जाते हैं। मेरी आंखों में धूल चली गई माँ। रुक मेरी बच्ची, मैं अभी फूंक मार देती हूँ। माँ जी, बाबूजी, हमें जल्दी से इस पेड़ के अंदर जाना होगा। लेकिन हम इसमें जाएंगे कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। माइका एक बड़ा सा पत्थर उस पेड़ के आगे लगा देती है। सभी उसके अंदर चले जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो आंधी और ठंड से कितना बचाव है। अब हमें यहाँ थोड़ी साफ सफाई करके इसे रहने लायक बनाना होगा। कुछ देर बाद दोनों भाई भी लौट आते हैं। माइका उन्हें भी अंदर बुला लेती है। फिर दोनों भाई मिलकर उस पेड़ में बाहर आने जाने के लिए उसे एक साइड से काट कर दरवाजा बना देते हैं और तने को ऊपर से पूरी तरह बंद कर देते हैं। अब हमें शाम होने से पहले ही खाना बनाकर खा लेना है, क्योंकि अंधेरा हो गया तो अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दोनों बहुएं जल्दी से खाना बना देती हैं, जिसके बाद पूरा परिवार मिलकर सो जाता है। अगली सुबह दोनों भाई काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। क्यों ना हम लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचें, इससे थोड़ी आमदनी तो हो ही जाएगी। दोनों भाइयों ने लकड़ी काटी और बाजार में बेचने लगे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए सारी की सारी लकड़ियाँ झट से बिक जाती हैं। अब वो बाजार से लौटते हुए लैंप भी ले आते हैं, जिससे अब उनकी लाइट की समस्या भी दूर हो जाती है। अब सारी सर्दियाँ वो लोग उसी पेड़ में रहकर गुजारते, साथ ही थोड़े पैसों की बचत भी करते रहते हैं, ताकि जब तक गर्मियाँ आए वो अपने लिए नए घर का इंतजाम कर सके।